हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो आज हम लोग मॉडल सेट का सॉल्यूशन करने वाले हैं आईआरसी फिजिक्स का। उसमें हम लोग सबसे पहले शॉर्ट्स क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप लोग कर लिए हैं तो एक बार आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा, और यदि अभी तक नहीं किए हैं तो डेफिनेटली देखिए कि किस प्रकार से आंसर होगा। अभी साथ में ही याद करते भी चलना है, बात के लिए इसको टालना नहीं है। अभी तुरंत इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखिएगा और अभी तुरंत सब कुछ याद हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बोल रहा है क्वेश्चन कि राइट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, वेक्टर है क्योंकि ऊपर में एरो है, इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में ए बी सी का क्या लिखना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा कैसे लिखा जाता है, उसको लिखने के लिए ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, या इसी को हम लिख सकते हैं ए बी या फिर सी। ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो सबसे पहला वेक्टर रहेगा उसको लिख देंगे, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और जो दो बाद में रहेगा उसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, राइट। तो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखना है। तो देखिए, इसको साथ में याद भी कर लेना है अभी तुरंत। इसको लिखने के लिए ये दोनों सेम ही है, तो इसके लिखने के लिए 3a लिखिएगा क्योंकि स्टार्टिंग में a वेक्टर दिया हुआ है। तो a 3a लिखा गया, क्यों? क्योंकि 3 वेक्टर था, 3 वेक्टर दिया गया था, इसीलिए 3a लिख दिए। अब इसके साथ हम लोग लगाएंगे x, y और z। ए 3 बार लिख दिए हैं, उसके बाद लगा देंगे x, y और z, और सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा BC माइनस BC। ये तो सिंपल है। फिर से इसमें BC माइनस BC, और फिर से इसमें BC माइनस BC। और क्या करना है, अब देखिए, a के साथ x है, x के बाद क्या आता है y, तो b के साथ y हो जाएगा, और c के साथ z हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आइए, a के साथ है y, तो y के बाद क्या आता है z, तो ये b के साथ z हो जाएगा। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है। और z के बाद क्या आता है x, और लास्ट में देखिएगा z है, z के बाद क्या आता है x, तो ये b के साथ x आ जाएगा, ये b के साथ में लिखिएगा, और x के बाद क्या आता है y। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, इस BC में हम लोग x y z को कैसे फिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये z और y है, तो इधर से हम लोग b के पास देंगे z, और ये y को हम लोग c के पास देंगे, मतलब इंटरचेंज कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, BC के पास है z और x, तो इस b के पास हम लोग पहले x देंगे और c के पास z देंगे। ये सबको आप लोग यहाँ पे लिखिएगा बड़ा बड़ा वर्ड करके, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसीलिए ये साथ में एरो दे करके बताया जा रहा है। उसके बाद सेम टू सेम यहाँ पे BC के साथ क्या है x y, तो x y को पलट करके लिख देना है, तो b के साथ हो जाएगा y और c के साथ हो जाएगा x। बहुत सिंपल है। सबसे पहले ए 3 को लिख लेना है क्योंकि 3 वेक्टर दिया हुआ है। उसके बाद x y और z तीनों a के साथ लिख देना है। उसके बाद क्या था, BC माइनस BC, BC माइनस BC, BC माइनस BC, तीनों को कर दिए। उसके बाद x के बाद क्या होता है YZ, y के बाद ZX और z के बाद XY। उसके बाद इसी वैल्यू को इंटरचेंज करके लिखना था, यहाँ पे YZ था तो यहाँ पे ZX था, तो इसको बदल के लिख दिए XZ, और यहाँ पे XY का YX। अब दूसरा देखिए, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन
फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM। तो जो पार्टिकल SHM करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को करवाया गया है जो 15 मार्क्स के अंदर आएगा। अगर क्वेश्चन में कहीं भी SHM से रिलेटेड क्वेश्चन रहे तो आप लोग उस क्वेश्चन को डायरेक्टली छाप दीजिएगा, उसका जो भी आंसर लिखवाया गया। तो यहाँ पे बोल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल का मतलब होता है dy/dx, dy/dx। और इक्वेशन का मतलब जीरो के साथ जिसको इक्वेट करेंगे, जिसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा d2y/dt²। अब यहाँ x क्यों नहीं आया? क्योंकि कोई भी पार्टिकल जब मूव करेगा, मान लेते हैं A पोजीशन से B पोजीशन पर गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम लगेगा ना, क्योंकि किसी भी टाइम के अंदर जाएगा। इसीलिए हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को, प्लस ω²y। y है सो पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, y पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो SHM कर रहा है, इज इक्वल टू 0। सिंपल तो है। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिसके पास dy/dx रहेगा और इक्वेशन का मतलब 0। तो इक्वेशन का मतलब 0 कर दिए, और डिफरेंशियल का मतलब d2y/dt², क्योंकि कोई पार्टिकल जब मूव करेगा तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में मूव करेगा। और इसका हम लोग डबल डिफरेंशिएशन किए हैं, d2y/dt² और साथ में ω²y। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तीसरा में देखिएगा, राइट द रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट ईटा एंड के। इसको बल्क मॉड्यूलस कहते हैं, इसको रिगिडिटी मॉड्यूलस कहते हैं, रिगिडिटी मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और इलास्टिक कांस्टेंट। इन तीनों में क्या लिखना है? रिलेशन लिखना है। तो देखिए इसका रिलेशन इस प्रकार से होगा, इसको आप लोग याद कीजिएगा कि के और ईटा, इसको पढ़ते हैं ईटा, के और ईटा मिल करके वाई को मारने लगा। के और ईटा, ये एन टाइप का है ना, इसको ईटा पढ़ते हैं। तो के और ईटा मिल करके वाई को मारने लगा। तो क्यों मारने लगा वाई को? क्योंकि के ऊपर में एक आदमी था, क्योंकि किसी के साथ आदमी खड़ा रहता है तो वो तेज बनने लगता है ना। तो के ऊपर में एक आदमी था और ईटा के ऊपर में 3 आदमी था, इसीलिए ये सब बिंदास जाकर के वाई को मारने लगा। तो वाई को बचाने के लिए 9 आदमी आ गया। सिंपल से याद रखना है कि के और ईटा मिल करके वाई को मारने लगा। मारने क्यों लगा? क्योंकि के ऊपर एक आदमी था और ईटा के ऊपर 3 आदमी था। तो इन दोनों को ताकत मिल गया कि चलो एक उसके पास 3 मेरे पास, 4 आदमी हैं, जा कर के मारने लगा वाई को। तो ऊपर से इसके 9 आदमी आ गए इसको बचाने के लिए। तो यही रिलेशन है इलास्टिक कांस्टेंट ईटा और के बीच में। ये ईटा कहलाता है, ये बल्क मॉड्यूलस कहलाता है, और वाई है सो यंग्स मॉड्यूलस कहलाता है। ये सबसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग सिर्फ रिलेशन याद रखिएगा। अब देखिएगा कि राइट द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिखना है और यूनिट लिखना है। तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन का। और इसका डायमेंशन होता है m1 L0 T-2। तो याद रखना है MLT 10-2। तो जिसका भी डायमेंशन लिखना रहता है उसमें मैक्सिमम MLT आता है, MLT पावर में 10-2। माइनस क्यों आ गया? क्योंकि टेंशन का बात कर दिया। 10 के ऊपर -2 याद कर सकते हैं, MLT 10 के ऊपर -2, क्योंकि यहाँ टेंशन का बात कर दिया। टेंशन में लोग नेगेटिव हो जाते हैं। इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर और डायमेंशन हो गया MLT
और 10 के ऊपर -2। अब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ अ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट को बताना है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकेंड पोस्टुलेट यही कहता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे हम लोग गाड़ी में रहें या फिर हम लोग घर में बैठे रहें, चाहे पृथ्वी पर रहें, चाहे एरोप्लेन पर उड़ते रहें। इससे उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑब्जर्वर से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसका डेफिनेशन देखिएगा कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हैज सेम वैल्यू। उसका वैल्यू हमेशा सेम रहता है, मतलब फिक्स रहता है। फॉर ऑल ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब अलग अलग पोजीशन पर होगा। मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं, तो क्या स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा? और आप स्कूल में चले गए तो क्या स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा? उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बस में हो, आप ट्रेन में हो या आप हवा में उड़ रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही कहता है सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये मॉडल सेट का 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दूसरा भी करवाया जा चुका है, तीसरा भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बच गया लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोगों को लॉन्ग में बहुत सारा क्वेश्चन करवाया गया, 7 से 8। उन सभी क्वेश्चन को सिर्फ कंप्लीट करके एग्ज़ाम में लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है। हर एक क्वेश्चन को उससे रिलेटेड टॉपिक से लिख देना है। अगर आप मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन नहीं जान रहे तो उससे रिलेटेड कुछ तो जान रहे हो ना, उसको लिख देना है। थैंक यू।